वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 484 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। आज डेट हो गई है 1 अगस्त 2020 और स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITR से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर तीन बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, यह एक प्रयोगात्मक टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है, और ITR का लक्ष्य है संलयन ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना। और इस परियोजना में भारत भी शामिल है क्या? इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, बिल्कुल इसमें इंडिया भी शामिल है, 7 देश इसमें शामिल हैं। दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट। टुकड़ी डी है इसका आंसर। तो देखिए, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर RTR एक प्रयोगात्मक टोकामक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। तो करेक्ट हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय परमाणु अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय जो है संलयन अनुसंधान एवं इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी प्रयोग होगा, और इसका लक्ष्य है संलयन ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपभोग के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना। यह जो परियोजना है वो 7 देशों के वित्त पोषण द्वारा चलाई जा रही है। कितने? 7 देशों के वित्त पोषण। वो 7 कौन कौन से हैं? यूरोपियन यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है, जापान है, चीन है, रूस है और है दक्षिणी कोरिया। ITR लगभग 500 मेगावाट की तापीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा जो लगभग 200 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, खुली अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था में आयात में वृद्धि होने से सकल घरेलू उत्पाद की सकल मांग में वृद्धि हो सकती है। देखिए, आयात का मतलब चीज़ें आ रही हैं दूसरे देशों से, तो अपनी तो पूंजी जा रही है ना, मतलब पैसे जा रहे हैं, नकदी जा रही है। तो यहाँ निर्यात होगा। क्या होगा? निर्यात। यहाँ का सामान बाहर जाएगा तभी तो उधर से डॉलर आएगा। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो केवल ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक सही होगा यहाँ पर। तो देखिए, खुली अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि होने से घरेलू अर्थव्यवस्था की सकल मांग में वृद्धि हो सकती है, न कि आयात। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वायरस से संक्रमित होने पर शरीर की कोशिकाएं कौन से प्रोटीन का उत्पादन करती हैं? इंटरफेरॉन, ग्लूकेगॉन, केरेटिन, एड्रिनेलिन। देखिए, केरेटिन तो नहीं, केरेटिन आपके बालों में, नाखूनों में, पशुओं के खुर में पाया जाता है। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन ये पैनक्रियाज से निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा क्रमशः जो सेल पाई जाती हैं उसमें, लेकिन हाइश की दीपिकाओं में किस में? पैनक्रियाज में, अग्नाशय में। एड्रिनेलिन भी नहीं होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेरॉन। तो देखिए, वायरस से संक्रमित होने पर कोशिकाओं द्वारा इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंटरफेरॉन संक्रमित कोशिका में वायरस की प्रकृति निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके इसको रोकता है, और तथा संक्रमित कोशिकाओं के संकेतक अणुओं के रूप में भी ये काम करता है, तथा निकट की कोशिकाओं को वायरल की उपस्थिति के संबंध में चेतावनी देता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, और यह राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझी करता है? हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अब पहली बात तो यह है कि पंजाब चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए, पंजाब तो नहीं बनाता, उत्तर प्रदेश भी कहाँ बनाता है, ऊपर से लगा हुआ है नेपाल। उत्तराखंड बनाता है, हिमाचल बनाता है, सिक्किम बनाता है, अरुणाचल बनाता है और जम्मू कश्मीर।
तो इसका उत्तर क्या है फिलहाल? इसका उत्तर है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन और नागरिक वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इनर लाइन परमिट एक ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को संरक्षित राज्यों में जाने या रहने की अनुमति देता है। इनर लाइन परमिट उन सभी के लिए अनिवार्य है जो संरक्षित राज्यों से बाहर रहते हैं। यह केवल यात्रा के प्रयोजनों के लिए संबंधित राज्य द्वारा ही जारी किया जाता है। और इनर लाइन परमिट की स्थापना भारत सरकार ने 2015 में की थी। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, डी वाला गलत है। 2015 में नहीं, बहुत पुराना है ये, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का। तो देखिए, इनर लाइन परमिट की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत बंगाल के पूर्वी हिस्से की जनजातियों की सुरक्षा करने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चला है, जिसके कारण दिल्ली में पीने के पानी की जो आपूर्ति है वो बाधित हुई है, पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। और भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की स्वीकार्य अधिकतम सीमा कितनी होती है? बताइए, कितनी अमोनिया होनी चाहिए पानी में? 0.5 ppm, 2.5 ppm, 1.5 ppm या फिर 3.0 ppm पार्ट पर मिलियन। देखिए, ये होनी चाहिए पीने के पानी में 0.5 ppm। और मिली कितनी है वर्तमान स्थिति? बहुत बुरी, 3 ppm। देखा जाए तो दुगनी तिगनी 6 गुना अधिक मिली है देखा जाए तो देखिए, हाल ही में दिल्ली में यमुना नदी के पानी में अमोनिया के उच्च स्तर लगभग 3 पार्ट पर मिलियन का पता चला है, जिसके कारण दिल्ली में पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। और मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार पीने के पानी में अमोनिया की स्वीकार्य अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? 0.5 ppm होनी चाहिए। और है कितनी? कम से कम 6 गुनी है। बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया एक रंगहीन गैस है। ध्यान दीजिएगा, रंगहीन गैस है, गंधहीन नहीं है। अमोनिया एक रंगहीन गैस है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट के पास से गुजरते होगे तो आती होगी आपको अमोनिया की स्मेल, या अंदर भी। तो देखिए, अमोनिया एक रंगहीन गैस है जिसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रंजक तथा अन्य उत्पादों के उत्पादन में एक औद्योगिक रसायन के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, NH3। अब देखिए, इसका निर्माण पर्यावरण में जैविक अपशिष्ट पदार्थ के टूटने से स्वाभाविक रूप से भी होता है तथा जमीन और सतह के जल स्रोतों में यह औद्योगिक अपशिष्टों, सीवेज द्वारा संदूषण या कृषि अपवाह के माध्यम से रिसकर अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। बात करें इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। अमोनिया के उच्च स्तर प्रभाव क्या हैं? अमोनिया पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाती है। यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण रूप को परिवर्तित कर देती है, जिससे क्या होता है, BOD की मांग जो है वो बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बढ़ जाती है। अगर जल में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक हो जाए तो मछलियों के लिए विषाक्त है। और हो कितनी गई है यमुना के पानी में? 3 ppm। अब इसके उपचार भी तो होंगे कुछ। देखिए, मीठे पानी का प्रदूषित अमोनिया पानी के साथ मिश्रण। मीठे पानी का कॉमा लगा देते हैं, मीठे पानी का प्रदूषित अमोनिया पानी के साथ मिश्रण, एक तो ये हो गया। क्लोरीनीकरण करना। देखिए, क्लोरीनीकरण पानी में सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कि क्लोरीन या क्लोरीन यौगिकों को जोड़ने की प्रक्रिया है। इस विधि का उपयोग नल के पानी में कुछ बैक्टीरिया एवं अन्य रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो क्लोरीन अत्यधिक विषाक्त है। अगर इसका ज़्यादा परसेंटेज हो गया तभी और दिक्कत करती है, रंग उड़ाने का काम करती है क्लोरीन। देखा होगा अपने दिल्ली में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, घर से ब्लैक लेकर आते हैं और उड़ भी जाते हैं बहुतों के। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी के बोझ से उड़ गए, ये क्लोरीन भी बहुत है दिल्ली के पानी में।
अब इसके दीर्घकालिक वो तो टेम्परेरी उपचार हो गए, लेकिन इसका दीर्घकालिक भी तो उपचार होगा कोई। देखिए, हानिकारक कचरे को नदी में किसका, क्लोरीन का नहीं, अमोनिया का। हानिकारक कचरे को नदी में फेंकने के खिलाफ जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन करना। यह सुनिश्चित करना कि जो बाहित मल है, सीवेज है, उसका पानी जो है ना सीधा उसमें प्रवेश, उसका जो मतलब जो वेस्ट है वो सीधा पानी में प्रवेश ना करे। और जल के एक स्थायी न्यूनतम प्रभाव को बनाए रखना, जिससे कि पारिस्थितिक प्रभाव बना रहे। और पारिस्थितिक प्रभाव पानी की वह न्यूनतम मात्रा है जो हर समय नदी के मुहाने पर स्थित पारिस्थितिक तंत्र, मानव आजीविका तथा स्वतः नियमित को बनाए रखने के लिए प्रवाहित होनी चाहिए। चूँकि बात यमुना नदी के पानी में अमोनिया का परसेंटेज बढ़ने के कारण हो रही है, तो प्रश्न यमुना नदी से ही पूछा जा सकता है ना। तो देखिए, यमुना नदी के संदर्भ में एक प्रश्न है, उत्तर दीजिए इसका। तो यह नदी उत्तराखंड में निम्न हिमालय से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से होकर बहती है। हरियाणा का ताजे वाला बैराज बांध जो है इसी नदी पर निर्मित है, और केन इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो अब यह है स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, रट कर गया था, हर तरह से पढ़ कर गया था, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया उठ पटांग। इतना तो पता था कि यमुना लगभग 1000 किलोमीटर से ऊपर लंबी है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये, लेकिन ये कहाँ से आ गया, निम्न हिमालय, हिमाचल प्रदेश। क्या होना चाहिए इसका उत्तर? देखिए, बिल्कुल यह नदी जो है उत्तराखंड में, ऑप्शन ऐसा भी है कि इनमें से कोई भी नहीं, सारे गलत लग रहे हैं ये। अब केन इसकी सहायक नदी है, बेतवा तो सुना था, चंबल सुना था, केन होगी या नहीं होगी, ये सब सोच रहा बच्चा। तो पहला स्टेटमेंट है यह नदी उत्तराखंड में निम्न हिमालय से निकलती है, जो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होकर बहती है, इसके बाद जाती है उत्तर प्रदेश में, और संगम होता है इसका किसके साथ, गंगा नदी के साथ, प्रयागराज में। अब देखिए, हरियाणा का ताजेवाला बैराज बांध जो है वो इसी नदी पर स्थित है। केन, बेतवा, चंबल इसी की सहायक नदियां हैं, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हो गई, ये डी नहीं होगा अब इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो देखिए, सारे के सारे करेक्ट हैं। यमुना नदी जो है, यमुना गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूछ चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहने के बाद आती है उत्तर प्रदेश में और संगम करती है गंगा में, कहाँ पर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है। और यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, केन, बेतवा हैं, और इस पर निर्मित है महत्वपूर्ण बांध, जिनके नाम है लखवार व्यासी बांध उत्तराखंड में और ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय डेयरी उद्योग, दुग्ध उद्योग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और भारत में उत्पादित 52% दूध की खपत शहरी क्षेत्रों में होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको परसेंटेज तक याद करना है, इस तरह के स्टेटमेंट अगर आपने सॉल्व करे होंगे एमसीक्यू यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तो अधिकतर शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में इसी जगह कटेगा स्टेटमेंट, यहाँ उतना नहीं मैटर करेगा। तो शहरी क्षेत्रों में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में ही होती है, करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों से तो आजीविका के चक्कर में दूध को और बेचा जाता है, और जो घरेलू खपत होती है वो उसको अपना कवर करके रखते हैं पहले से ही। तो देखिए, वर्तमान में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, दुग्ध उत्पादक पहला है, प्रथम है, पहला। केवल 2 करेक्ट हो जाएगा, इसका पहला गलत है। तो देखिए, कथन एक सही नहीं है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। वर्ष 2018 से 19 में भारत में लगभग 188 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया गया था, और भारत में उत्पादित 52% दूध की खपत शहरी क्षेत्रों में होती है। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में डेयरी मतलब दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में एंटीबायोटिक के अनियंत्रित प्रयोग पर चिंता जाहिर की है।
हाल ही के वर्षों में डेयरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक का दुरुपयोग देखा गया है और वर्ष 2018 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई इसको बोलते हैं, इसके द्वारा किए गए राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण में देश के कई राज्यों से लिए गए प्रसंस्कृत दूध के नमूनों में एंटीबायोटिक के अवशेष मिले थे। ये एंटीबायोटिक दिए जाते हैं पशुओं को और दूध में भी पाए जाते हैं, वही चले जाते हैं हमारे अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राफेल लड़ाकू विमान जो हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में बना हुआ है काफ़ी समय से, इसके बारे में विचार कीजिए। देखिए राफेल जो है 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, ये तो बहुत ऊपर हो गया। इस लड़ाकू विमान की रेंज है 3,700 किलोमीटर और यह लड़ाकू विमान अपने साथ एक बार में 9,500 किलोग्राम बम और गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। कौन सा सही है? 50,000 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? सही है स्टेटमेंट ये? बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इस लड़ाकू विमान की रेंज लगभग 3,700 किलोमीटर है और ये लगभग 10,000 यानी 9,500 किलोग्राम बम गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। ये एग्जैक्ट है, यहाँ लगभग की आवश्यकता नहीं है। इसमें लगभग अगर 10,000 आता तब भी करेक्ट है। सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। कहाँ से लिया है हमने ये? फ्रांस से। तो देखिए सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान 2021 तक भारत पहुंच जाएंगे। इस समय चल रही है 2020। अब देखिए साथ ही इस समझौते में यह भी तय किया गया था कि राफेल बनाने वाली फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी भारतीय वायुसेना के पायलटों और सहायक कर्मियों को विमान और हथियार प्रणालियों पर पूरा प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इनक्यूबेटर्स क्या है? इनक्यूबेटर्स क्या है? सोशल मीडिया में वेबसाइट के सर्वर गिराने वाले हैकर्स हैं इनक्यूबेटर्स, या फिर ये वो संस्थाएं हैं जो आरबीआई की प्रतिभूतियों को बेचने में उसकी सहायता करती हैं, या फिर परमाणु हथियारों को खरीदने और बेचने के लिए दो देशों के बीच कोई तीसरा देश जो मध्यस्थता करता है, या इसका अभिप्राय उन संस्थानों से है जो किसी विशिष्ट व्यवसाय को विकसित करने में उद्यमियों की सहायता करती हैं। बताइए क्या लग रहा है इसका उत्तर? इसका उत्तर ए नहीं है, इसका उत्तर सी नहीं है, इसका उत्तर डी भी नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इसका अभिप्राय उन संस्थानों से होता है जो किसी विशिष्ट व्यवसाय को विकसित करने में उद्यमियों की सहायता करती हैं, मदद करती हैं। तो देखिए सामान्यतः इनक्यूबेटर केंद्रों का अभिप्राय उन संस्थानों से होता है जो किसी विशिष्ट व्यवसाय को विकसित करने में उद्यमियों की मदद करती हैं, सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं। खास तौर पर व्यवसाय शुरू करने के आरंभिक शुरुआती चरणों में इस प्रकार का कार्य सामान्यतः उन संस्थानों द्वारा किया जाता है जिनके पास व्यापार और प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव होता है। इनक्यूबेटर्स द्वारा दी जाने वाली सहायता में आमतौर पर तकनीकी सुविधाएं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और लिंक, कार्यस्थल की सुविधा और प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं जो हैं वो शामिल होती हैं। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और हाल ही में राफेल को जो है 7,000 किलोमीटर की यात्रा से मतलब फ्रांस से उड़ाकर लाया गया है इंडिया में। तो कितने मिनट लगे होंगे, कितने घंटे लगे होंगे? ये लगभग 2,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। तो 5 राफेल आए हैं और 5 राफेल लगभग 3.5 घंटे में आ गए होंगे ये। चलिए अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और अम्बाला एयरबेस कैंप में इनको सुरक्षित रखा गया है।